नमस्ते साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट से आज आपके सामने पॉलिटी का फंडामेंटल राइट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से सुनेंगे और इनको अपने दिमाग में रखेंगे। पहली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, फंडामेंटल राइट को मैं जल्दी कंप्लीट नहीं करूँगा क्योंकि इन्हीं अधिकारों का हमारा वायलेशन होता है और ये हमारे अधिकार हैं, तुम्हारे अधिकार हैं, ये मेरे अधिकार हैं, इस देश के हर एक नागरिक के अधिकार हैं। हमें जानने हैं ये अधिकार क्या-क्या है। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी इनका वायलेशन करता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सबसे पहले तो ये याद रखना कि कभी भी आपको पहले चेक करना है कि यार ये मेरा पानी पीने का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट है? ये है सोने का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट है। आप चैट जीपीटी पे सर्च करो और देखो और लगता है वो फंडामेंटल राइट है, तुम्हें मिलना चाहिए, तो तुम एक लेटर लिखोगे, उस पे आर्टिकल मेंशन करोगे और बोलोगे चैट जीपीटी को बोल देना सब बना देगा। और वहाँ पे जो ऑफिसर बैठा है, उसको लिख के कोड करके देना ये कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। भागते हुए ना आपके घर में वो घर के बाहर जो भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, उसको सॉर्ट आउट करेगा ये फंडामेंटल राइट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारी पंचायत में पानी की समस्या हुई थी, हमने यही यूज़ किया था आर्टिकल 21। तुम्हारा हमारा मौलिक अधिकार है, पानी देना तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम्हें देना है। इसलिए मैं जल्दी नहीं करवाऊँगा, आपको समझना है ये, ठीक है? ये आपके अधिकार हैं, तो मैं आपको 4 अधिकार आज पढ़ाऊँगा, आपको अच्छे से उसका रिवीजन करना है। ये पॉइंट आपके अपने पेरेंट्स को भी आपको बताना है कि पापा ये फंडामेंटल राइट है हमारे, इसका कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। आप कैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो लिखित में दो, लिखित में जब देते हो तो वहाँ से एक रिसिप्ट लो, सर मैंने आपको लेटर दिया है और ये आप मुझे रिसिप्ट लिख के दो कि आप ये मेरा लेटर है, इस पे लिख के दो आपने ये रिसीव किया है। और जब वो एक्शन नहीं करता उसी लेटर को आप कोर्ट कर सकते हो कल को, ठीक है? कोई भी सरकारी काम है, आपको लिखित में लेना है, बोलने से कोई काम नहीं होता है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल राइट। मेरा काम है आपको जागरूक बनाना, डराना नहीं है, आपको सीखना है, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे थे ये इम्पोर्टेंट था आपको बताना क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हमने 18 तक कर लिए थे, उसके ये क्वेश्चन भी हो गए थे, ठीक है? अभी हमारा है 1 मिनट आई थिंक हमने कर लिए थे 18 तक कर लिए थे। अभी 19 की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 19 में क्या बोला गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 91 के तहत ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आपको। न अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, ठीक है? संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने और निवास करने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा करने की स्वतंत्रता, ये आपको 6 अधिकार दिए हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप अपनी बात बोल के रख सकते हो, यदि आप नहीं रख से इशारे करके रख सकते हो, लिख के आप अपनी बात रख सकते हो। जैसा आपको अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो आप, ठीक है? ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है? संघ बना सकते हो, ठीक है? मगर जितने भी हमें आर्टिकल ये दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है? उसके साथ कुछ वो भी है रिस्ट्रिक्शन के साथ दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि तुम वाक अभिव्यक्ति के नाम पे पड़ोसी को गाली दे रहे हो। उधर पता आंटी जूता लेके मारने लगे, ठीक है? ऐसा नहीं कर सकते हो। आप शांतिपूर्वक सभा कर रहे हो तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि शांति वहाँ पे होनी चाहिए। शांति गर्ल्स नहीं, मतलब वहाँ पे पूर्ण शांति होनी चाहिए, कोई दंगे-फ़साद नहीं होने चाहिए। संघ बना सकते हो, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ नोट पहले एक 7वां अधिकार भी था इसमें संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 1 एफ के तहत मान्यता प्राप्त थी। लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 के बाद इसे हटा दिया गया, ठीक है? अनुच्छेद 19 से 19 ठीक है? युक्तियुक्त परिवहन प्रतिबंध, ठीक है? इस इन स्वतंत्रताओं पर राज्य विशेष परिस्थितियों में संविधान क्या बोलते हैं समस्त प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब जो आपको अधिकार दिए हुए हैं इन पे लगा सकता है। यदि आपने कोई ऐसी बात बोली है, यदि आपने कोई ऐसा संघ बनाया हुआ है, यदि आपने कहीं पे धरना दिया है, अशांति भंग होती है तो राज्य की सुरक्षा के लिए वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। शिष्टाचारशीलता शालीनता या नैतिकता होनी चाहिए।
अदालत में अवमानना आप करते हो, यदि आप कोर्ट को अवमानना कर रहे, कोर्ट ने कोई निर्णय पास किया है और बोला है कि ये आदमी जो है दंडनीय अपराधी का दोषी है, उस कोर्ट ने बता दिया है, कोर्ट ने ये, क्योंकि कोर्ट जो दंड देता है ना वो तथ्यों के हिसाब से चलता है, और आप खुले में बोल रहे हो ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, बिना तार्किक बातें कर रहे हो, तो आपको जेल में डाला जाएगा। याद रखना ये चीजें, कोर्ट की अवमानना हो जाएगी फिर। भारत की एकता और अखंडता, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना, संगठनों या व्यवसायों के संबंधित विधिक नियम, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है, अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित अधिकार, ठीक है, कि जो अपराधी हैं उनके लिए भी अधिकार हैं। आप जेल में चले गए तो आपके क्या क्या अधिकार हैं आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 बोलता है 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये 3 तरह की आपको सुरक्षा दे रहा है उन व्यक्तियों को जिन पर आपराधिक कार्रवाई चल रही है या जो दोष सिद्ध हो चुके हैं, मतलब उनको दे रहे हैं जिनके अगेंस्ट क्या चल रही है, आपराधिक कार्यवाही चल रही है और दोष सिद्ध हो चुके हैं उनके। पढ़ना तुम्हें याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। अनुच्छेद 20(1) बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कायोत्तर विधि से संरक्षण, किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध था ही नहीं जब उसे उसने ये किया था। मीन्स मान लो आपने कोई अपराध कर दिया है मगर वो उस टाइम पे कानून में नहीं था कि ये अपराध है, तो उसके बेसिस पे आपको पुराने उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अपराध नहीं था। यदि अपराध के पश्चात उस कानून में दंड की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो वह नया दंड पुराने अपराध पर लागू नहीं होता। आपने अपराध कर दिया, मान लो उसमें 5 साल की सजा थी और नया कानून आ गया उसके बाद, तो आपको 5 साल ही सजा मिलेगी। ये नहीं है कि तुम उसके लिए 10 साल की सजा दे रहे हो। समझ आ रहा है जो मैंने बोला है? एक बार वो पढ़ो उसको अच्छे से, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। रिकॉल 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 बहुत बार बोल रहा हूँ, रिकॉल करो, सुनो समझो, ठीक है। अब बोल रहा है एग्जम्पशन कहाँ पे है, ये केवल दंडात्मक कानूनों पर लागू है, नागरिक कानूनों पर नहीं। ये जो है दंड वाले कानूनों पे वो है, ठीक है, उस पे नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला अधिकार क्या है, ठीक है। उदाहरण दंडात्मक कानून जो हम वही पढ़ रहे थे उसका, मान लीजिए 2025 में एक नया कानून बनता है, फोन टैपिंग वाला कानून बना दिया, वो गैर कानूनी है और इसकी सजा 5 साल की जेल होगी, मगर आपने यही काम 2023 में किया था तो उसकी आपको भी सजा नहीं मिल सकती क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वो कानून नहीं था। समझा गई बात, वो अपराध की श्रेणी में नहीं था, ये बोल रहा है ये अनुच्छेद 20 का। तो ठीक है, दोहरे दंड से संरक्षण, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। बंदे ने कोई अपराध किया है उसको एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि भाई साहब को तुम बार बार सजा दे रहे हो तो भाई साहब यही काम करता रहेगा क्या, हो गई उसकी सजा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो क्या बोल रहा है ये, कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जा सकता किसी भी बंदे को, ठीक है। ये केवल न्यायिक निर्णय के बाद दूसरी बार मुकदमा चलाने से रोकता है, कि मतलब दूसरी बार उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, इसकी बात ये कर रहा है। समझ आ रहा है? पढ़ो इस लाइन को, पढ़ो अच्छे से जो लिखा है, भागने की जल्दी रहती है सबको, ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 का 3 जो है, ये आत्म अभिशंसन से संरक्षण, किसी भी अभियुक्त स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि तुम्हें पुलिस ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम्हें साक्ष्य देने पड़ेंगे कि तुमने ये काम किया है, ये किया है वो। आपका ये फंडामेंटल राइट है, आप बोल सकते हो कि मैं क्यों साक्ष्य दूं, मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। केवल अभियुक्त को ये अधिकार मिलता है, गवाह को नहीं। अभियुक्त को मिलता है ये जिसने वो कांड किया है, गवाह को नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य केस 2010 में ही कहा, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग आदि बिना सहमति के करवाना इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। आप बिना अपनी मर्जी से नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते, ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति और स्वैच्छिक सहमति से ही ये परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट बोलेगा तभी होगा और स्वैच्छिक उसकी खुद की सहमति होगी तभी होगा ये, ठीक है। याद करने के तरीके ये देख सकते हो, कैद हो आ कैद में दो आत्माएं सुरक्षित, कैद में दो आत्माएं सुरक्षित कैसे होता है, कायोत्तर विधि से सुरक्षा 20 का 1, 2 दोहरे दंड से सुरक्षा,
आ से होगा आत्म अभिसंशन से सुरक्षा, ठीक है। बेसिकली आपको पूरे आर्टिकल याद होने चाहिए कौन कौन क्या है, बस और कुछ नहीं, बीच का तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया बेसिक तुम्हें होना चाहिए फ्यूचर के लिए। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार है, ठीक है, याद रखना। मूल अधिकार, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ना हो। मतलब किसी भी व्यक्ति का तुम जीवन नहीं छीन सकते, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। कब छीन सकते हैं? ओनली विधि द्वारा, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ना हो, ठीक है, जब तक उस पे विधि ना बनी हो। अनुच्छेद 21 में हम बहुत ज्यादा अधिकार है, ठीक है, इसमें सब कुछ आता है। पर्यावरण संरक्षण, हमें अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो तुम केस कर सकते हो। प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपातकाल में मेडिकल सुविधा अधिकार होना चाहिए, ठीक है। सूचना का अधिकार होना चाहिए, ये आपका आपका आर्टिकल 21 में आता है। कहीं भी आप कोड कर दोगे ना इस आर्टिकल को, वो उनको काम करना पड़ेगा। आश्रय का अधिकार, शीघ्र न्याय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, महिलाओं का कार्यस्थल पर संरक्षण, सविवाहित अपनी पसंद का विवाह आप कर सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि मेरी शादी नहीं हो रही, फंडामेंटल राइट है, पसंद का कर सकते हो, इसमें बोला है किस आर्टिकल पे। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरुद्ध के से संरक्षण, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? ये गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संवैधानिक सुरक्षा देता है, यानी उनके मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। निवारक निरुद्धि क्या होती है? जबकि जबकि तब की जाती है जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही संदेह के आधार पर रोक दिया जाता है, ताकि वह सार्वजनिक शांति सुरक्षा आदि को खतरे में न डाले। उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, कि मतलब लगता है कि यार ये बंदे ने अपराध कर सकता है ऐसा ऐसा, जिससे शांति सुरक्षा वो हो सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए निवारक निरुद्ध वो कानून है, ठीक है। यानी एक में सजा दी जाती है और दूसरे में अपराध को रोकने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। निवारक निरुद्धि में क्या किया जाता है? अपराध करने से पहले ही संदेह के तौर पे पकड़ लेते हैं। अनुच्छेद 22 इन दोनों ही प्रकार की स्थितियों में व्यक्ति को अलग अलग तरीकों से संरक्षण देता है, ठीक है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपका, आर्टिकल 22(1), आपको कोई गिरफ्तार करके लेके गया तो आप पूछ सकते हो। वकील से सलाह लेने व सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 22(1), 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का अधिकार, ठीक है। आपको 24 आवर के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत में ना रखने का अधिकार, अनुच्छेद 22 का 2 बता रहा है, ठीक है। लग गया पता? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यार बीच का एक छूट गया, वो बाद में ऐड कर दूंगा, उसमें निवारक निरुद्धि का अलग से है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24। मानव तस्करी, जबरन श्रम और वेगार पर रोक, ठीक है। राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर कानून, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। राज्य सेवा ले सकता है पर भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी लोग, अभी उदाहरण से समझो, तुम्हें समझ आएगा। किसी गरीब से बिना पैसे लिए जबरन काम करवाना गलत है। मतलब आप किसी गरीब व्यक्ति से काम करवा रहे हो ना, पैसे नहीं दे रहे हो, जिस दिन चला गया ना वो कोर्ट में, जेल में डालेगा। बंधुआ मजदूर से खेत में काम करवाना, ठीक है, आप किसी बंदे से खेतों में काम करवा रहे हो अपने, ठीक है, चाहे आपकी शॉप है, आप सैलरी नहीं दे रहे हो उस बंदे को, तो आप ये सोच लेना आपने किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है। आपने उसको सैलरी नहीं दी है, कोर्ट आपको, वो बंदा लेटर लिख के चला गया कोर्ट में और आपको सैलरी देने ही पड़ेगी, ये उसका अधिकार है, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, मुख्य बिंदु क्या होते हैं? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, ठीक है, कारखानों खानों खतरनाक काम में काम करवाना प्रतिबंधित है। बेसिकली उनसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते। 14 साल से कम वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा उद्देश्य है, ठीक है। उदाहरण, पटाखा फैक्ट्री में 12 साल के बच्चों से काम करवाना गलत है, बुरा खदान में बच्चों से खुदाई करवाना गलत है, ये अपराध है, ये अपराध दे रखा है, ठीक है। संबंधित कानून क्या है? कारखाना अधिनियम 1948, बाल श्रम अधिनियम 1986, खान अधिनियम 1952। आपके मुझे पता है ये ऊपर से जा रहे हैं बाकी, बट फिर भी मैं एक रिवीजन क्लासेस लेके आऊंगा, उसमें सीधा टेबल बनाऊंगा और सीधा सब कुछ क्लियर कर देंगे छोटा छोटा करके, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। अनुच्छेद 25 बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने पालन करने की स्वतंत्रता। मतलब इसका बोलना क्या चाहता है ये? धर्म को मानने और पालन करने की स्वतंत्रता। अब सुनो, ये व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और धार्मिक क्रिया करने का पूरा अधिकार है। भाई आपका धर्म है, मेरा, मैं हिंदू तो मेरा धर्म है, मैं बाबा बालकनाथ की पूजा करता हूँ, मैं करूंगा।
मेरा काम है, मेरा पूजा करना। मैं मंदिर जाता हूँ बाबा बालकनाथ के, तो मैं जाऊँगा क्योंकि वो मेरा फंडामेंटल राइट है। तू कौन होता है भाई? ये होता है ऐसे। ये अधिकार ना केवल व्यक्तिगत अधिकार है, बल्कि धर्म का प्रचार और समाज में धर्म फैलाने का अधिकार भी देता है। ठीक है? आप धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, समाज में फैलाने का अधिकार भी है। स्वतंत्रता का विस्तार, हर व्यक्ति को अपने तरीके से पूजा पाठ, उपासना और धार्मिक कार्य कर सकते हैं। हम किसी को उंगली नहीं कर सकते, ये ऐसे पूजा कर रहा है, वो वैसे, उसकी मर्जी है। ठीक है? ये अधिकार सभी धर्मों को समान रूप से प्राप्त है, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू धर्म को हो, इस्लाम के हो, ईसाई धर्म के हो, सिख हो या अन्य कोई भी है। ठीक है? लगे पता? उदाहरण, हिंदू धर्म, हर एक व्यक्ति को अपने घर में पूजा करने, मंदिर जाने, धार्मिक पर्व जो होते हैं मानने का पूरा अधिकार है। उदाहरण के तौर पर दिवाली और होली मनाने का अधिकार है, जो एक हिंदू धार्मिक आयोजन है। इस्लाम धर्म, एक मुस्लिम व्यक्ति को अल्लाह की उपासना, नमाज पढ़ने और रोजा रखने का अधिकार है। जैसे रमजान के महीने में रोजा रखना, ये इस्लाम धर्म का है। ठीक है? इस्लाम धर्म के भी अपने अधिकार हैं, हिंदुओं के भी अपने अधिकार हैं। इसलिए आप अपने अपने जो है, अपने तरीके से, आप अपने तरीके से पूजा कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। मैं इसमें कभी भी टांग नहीं अड़ा सकता, कोई भी राजनीति पार्टी कोई भी टांग नहीं अड़ा सकती। मगर मैंने यही चीजें बोली है ना, निर्बंधन की सामाजिक सुरक्षा, और इस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है? ईसाई धर्म, एक ईसाई व्यक्ति को गिरजाघर में पूजा करना और क्रिसमस जैसे पर्व मनाने का अधिकार है। यह अधिकार समाज और सरकार के हस्तक्षेप के बिना दिया जाता है, बशर्ते वह सामाजिक शांति और व्यवस्था को ना बिगाड़े। ठीक है? सामाजिक शांति कोई वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, मुख्य बिंदु क्या है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये है कि धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा आदि हो गया, अपने नियमों और व्यवसायों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जिन व्यवस्थाओं जो उनका दिल करता है वो वैसे कर सकते हैं। जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आपको अपना सर ढकना पड़ता है, क्योंकि उनके रूल है ना, जो रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है भाई? क्या दिक्कत है हमें ऐसा करने में? हम जाते हैं तो हम करते हैं ऐसा। ठीक है ना? तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना है, परंतु वो संस्थाएँ बना सकती हैं अपना रूल। ठीक है? ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हम नहीं जाएँगे, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है? हम किसी आस्था को ठेस नहीं पहुँचा सकते। हमें हर एक धर्म की इज़्ज़त करनी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। कभी भी ये नहीं बोलना ये ऐसा है, वो वैसा है, वो भाई सब सही है। धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता बेसिकली। ठीक है? आगे बढ़ो। धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थान और संसाधन का अधिग्रहण, धार्मिक उद्देश्य से स्थान खरीदने, संसाधन जुटाने और संस्था स्थापित करने का अधिकार है। मतलब स्थान खरीद सकते हैं, वो भूमि भूमि खरीद सकते हैं जो उनको ठीक लगे। ठीक है? जहाँ पे अपने मंदिर भी खोल सकते हैं, मस्जिद भी खोल सकते हैं, गुरुद्वारे। यही बता रहा है ये। एक मंदिर अपनी ज़मीन ज़मीन पर मंदिर बनाना, पूजा पाठ और अनुष्ठान करना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करना, ये इसे राज्य से की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मस्जिद का निर्माण, तो मुसलमानों को अपनी मस्जिदों का प्रबंधन करने, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और स्थल चुनने और संस्थागत जुटाने के लिए ये मतलब अधिकार है। ठीक है? तो सभी को अपने-अपने अधिकार दे रखे हैं। ठीक है? अनुच्छेद 27, धर्म पर कर लगाने के मामले में स्वतंत्रता। राज्य किसी व्यक्ति को धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। समझा की बात? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि धार्मिक कार्यों के लिए दान दे रहा है, तो राज्य उसे धर्म के लिए कर नहीं लगा सकता। ठीक है? समझ आ गई बात? उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक मंदिर निर्माण के लिए दान देता है, राज्य उसे उस दान पर कर नहीं लगाएगा। राज्य धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को दान देने पर बाध्य नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें दान देना अपनी मर्जी है, देना है दो, नहीं देना मत दो, वो आपकी श्रद्धा है। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा के संबंधित स्वतंत्रता, मुख्य बिंदु, कोई व्यक्ति धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं नहीं किया जा सकता कि धार्मिक शिक्षा तुम्हें लेनी ही है। ठीक है? इसका मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति धार्मिक शिक्षा या धार्मिक कक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा केवल तब दी जा सकती है जब लोग स्वीकार करें, कि लोग बोले ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि धर्म की मजबूरी मजबूरी ना हो। ठीक है? धार्मिक शिक्षा, यदि कोई व्यक्ति संगीत विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, उदाहरण बता रहा है, तो उसे किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है? उदाहरण के लिए राजकीय स्कूल में बच्चों को हिंदू धर्म या इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जा सकती। स्वतंत्र विद्यालय, ठीक है, किसी धार्मिक संगठन द्वारा चलाए गए धार्मिक विद्यालय में धर्म की आधारित शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते इसमें किसी को बाध्य ना किया जाए। ठीक है?
कोई धर्म ने चला रखा है तो दे सकते हैं। संक्षेप में क्या कहा आपने? आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 पढ़े। 25 बोलता है धर्म मानने और पालन की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और पालन करने के लिए प्रचार की स्वतंत्रता। 26 बोलता है धार्मिक मामलों में प्रबंधन, धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधन और साधनों का अधिकार। 27 बोलता है धर्म पर कर लगाने की स्वतंत्रता, धर्म के लिए कर देने का कोई बाध्यता नहीं। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा से जुड़ी स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति मजबूर नहीं है। ये आर्टिकल दे रखे हैं, आपको मैंने लगा दिया है। अभी मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे का क्या है, मैं ये आगे का आर्टिकल जब लेके आऊंगा तो आपको क्वेश्चन आंसर आने चाहिए। समझ आ गई बात? क्वेश्चन आंसर सिंपल से डिफिकल्ट मैनर में लेके जाऊंगा, ठीक है? तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की जरूरत होगी, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, जो समझ नहीं आएगा बता दो यार। हम तो ऐसे हैं ना, इंडियन है, हमारी वाइफ ने खाना अच्छा बनाया होता है, हमारे पेरेंट्स ने खाना अच्छा बनाया, तब भी हम ये नहीं बोलते थैंक यू थैंक यू, क्योंकि ऐसा बोलने से हमने सीखा ही नहीं है हम लोगों ने। तुम्हारी भी गलती नहीं है, हमने भी नहीं सीखा है, परंतु हमें क्रेडिट बंदे को देना चाहिए। नहीं अच्छा लग रहा है तो वीडियो डिसलाइक करो, लग रहा है तो शेयर कर दो यार, बाकी बच्चों तक पहुंचे। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाए, ताकि उसको हर एक तरह का नॉलेज मिले, ठीक है? तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से पढ़ाई करना, सैटरडे संडे रिवीजन करनी है, ठीक है? हाँ, घर में काम भी करना है, खेतों में मैं भी गया था अभी, ठीक है? माँ बाप धूप में लगे हैं तो उनकी थोड़ी सी हेल्प करो, उनकी सहायता करो, ठीक है? ऐसे नहीं कि अंदर बैठे हैं मजे से, ठीक है? वो पेरेंट्स हैं यार हमारे, ठीक है? वो हमारे लिए कितनी धूप में काम करते हैं, कभी बारिश हो चाहे जैसा भी मौसम हो भाई, वो कभी छुट्टी नहीं करते, ठीक है? वो उनको खाना मिले या ना मिले, हमें खाना वो प्रोवाइड करवाते हैं जैसे तैसे करके, ठीक है? तो मैं यही आपको बोलूँगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, अपने पेरेंट्स की हेल्प करो, जो-जो काम है आप अच्छे से करो, अपना काम करो, उसके बाद थोड़ा-सा उधर भी काम करो, ठीक है? मम्मी खेत में गई तो पानी ले जाओ, खाना बना के ले जाओ, ठीक है? ऐसे-ऐसे करना है, वाइफ कहीं गई है तो उनकी हेल्प करो, सबको हेल्प प्रोवाइड करनी है, हम इंडियन है यार, ठीक है? अभी फंडामेंटल राइट आ रहे हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमें वो भी अपनानी है, ठीक है? ठीक है फिर, बाय-बाय।